तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा प्यारी होने वाली है और इस कहानी की शुरुआत कोरिया के माइग्रेशन ऑफिस से होती है, जहां पर हम देखते हैं कि एक फाइलान नाम की लड़की अपने हाथों में पासपोर्ट लेकर अपने बारी का इंतज़ार कर रही होती है। और फाइलान चाइना से यहाँ पर आई होती है। और इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सालों बाद आज पार्क जेल से रिहा हुआ होता है और पार्क अपने समय का एक अव्वल नंबर का गुंडा हुआ करता था। हालांकि अब उसकी उम्र हो गई है, लेकिन अब तक उसकी गैंगस्टर वाली आदतें, रौब जमाने वाली आदतें गई नहीं है। और पार्क अभी एक गेमिंग पार्लर में होता है और वहाँ पर एक मशीन के सामने पार्क सो गया होता है। तब ये देखकर एक आदमी उसे उठाता है, तो इससे पार्क बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाता है और वो उससे धमकी देने लगता है, क्या तू मुझे जानता है? और वो यहाँ पर उससे कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तू जानता मैं कौन हूँ? और ऐसा कहकर वो उसे धमकी देने लगता है। और इसके बाद वो उससे सिगरेट लेकर उस गेमिंग पार्लर के ओनर के पास जाता है और उस पे भी वो अपना रौब जमाता है। और पार्क एक गैंग का गैंगस्टर होता है जो कि कई सालों से एक ही गैंग के लिए काम कर रहा होता है। और आज वो यहाँ पर अपने बॉस के ऑफिस के सामने जाके खड़ा हो जाता है और वो अपने बॉस को देखकर कहता है कि बॉस, मैं आपके लिए एक टोस्टर लेकर आया हूँ। लेकिन यहाँ पर पार्क का बॉस उससे कहता है कि अबे अकल के ढक्कन, तेरे में दिमाग नहीं है क्या? तू अभी अभी जेल से निकला है और तू सीधा मेरे पास आ गया। तेरी वजह से मैं प्रॉब्लम में आ सकता हूँ। और ये कहकर पार्क का बॉस उसे मारता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। और पार्क की शहर में एक डीवीडी बेचने की दुकान होती है, लेकिन अपनी उस दुकान पर वो पोर्नोग्राफी की वीडियो बेचता था, जिस वजह से पुलिस ने उसे पकड़ लिया और इसी वजह से वो जेल गया था। और अब जाकर वो जेल से छूटा है। और अब यहाँ पर पार्क जब वापस आता है तो तब वो देखता है कि उसकी दुकान असल में कोई और चला रहा है। और जिस लड़की को पार्क दुकान संभालने के लिए दे के गया था, ये लड़का उसका बॉयफ्रेंड था। और पार्क यहाँ पर उसे पहचान लेता है क्योंकि वो भी उसी की गैंग का मेंबर होता है। और पार्क यहाँ पर जब उससे पूछता है कि आखिर तू मेरी दुकान पे क्या कर रहा है, तो ये लड़का कहता है कि आज से ये जगह मैं मैनेज कर रहा हूँ। तब ये सुनकर पार्क उसे गालियां देने लगता है, तो ये लड़का भी पार्क को गालियां देने लग जाता है। और यहाँ पर ये लड़का पार्क से कहता है कि बॉस ने मुझे अब ये जगह संभालने को दे दिया है। तब ये सुनकर पार्क उसे धमकी देता है कि देख, अभी मैं बॉस के पास जाने वाला हूँ और अगर उन्होंने मुझे कोई और कहानी सुनाई तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि पार्क अपने दोस्त के यहाँ पर आता है, जहाँ पर वो पहले उसी के साथ रहा करता था। और यहाँ पर वो अपने दोस्त को लात मारता है और उससे बियर लाने को कहता है, लेकिन यहाँ पर उसका दोस्त उसे बियर उठा के नहीं दे रहा होता और वो कह रहा होता है कि खुद उठकर ले लो। और जिस तरीके से हॉस्टल के दोस्त होते हैं, एक दूसरे को मार पीट कर ये एक दूसरे से अपना काम करवा लेते हैं। और इसके अगले सीन में हम पार्क के बॉस को देखते हैं, जो कि इस वक्त एक नाइट क्लब में होता है और वो एक प्रोस्टिट्यूट के ऊपर काफ़ी बुरी तरीके से चिल्ला रहा होता है। और वो उससे कह रहा होता है कि दिन ब दिन तेरे पैसे कमी होते जा रहे हैं। और यहाँ पर पार्क का बॉस जानता था कि ये लड़की अपने पास पैसे बचाकर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है, और इसलिए वो उसे धमकी देता है और उससे कहता है कि अब से अलग अलग जगहों पर जाके अपना धंधा करना। और इस लड़की के जो इंचार्ज होते हैं, जो कि इससे पैसे लेते हैं, यहाँ पर वो उनके ऊपर भी चिल्लाता है और यहाँ पर वो उन्हें भी पीट कर उनसे कहता है कि ये छोटी छोटी चीज़ों पे हमें नज़र रखनी चाहिए। और वो यहाँ पर उन्हें काफ़ी पीटता है और उनसे कहता है कि तरीके से हम ये छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे तो एक दिन हम इस पूरे एम्पायर को खो देंगे। और पार्क का बॉस वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट और जालिम होता है। और इसके बाद अगले दिन पार्क गैंग के कुछ नए लड़कों से मिलता है और वो उनके ऊपर अपना रौब झाड़ने की कोशिश करता है। और वो कह रहा होता है कि देखो बच्चों, अगर तुमसे कोई काम ना हो पाए तो मुझसे कह देना। तब ये सुनकर वो लड़के कहते हैं कि हम अभी अभी एक दुकान से वसूली करने के लिए जा रहे हैं, आप हमारे साथ चल सकते हो। अब इसके बाद ये लड़के पार्क को एक नूडल शॉप पर लेकर आते हैं, लेकिन इस नूडल शॉप की ओनर एक ओल्ड लेडी होती है, जो कि हमेशा ही पार्क को यहाँ पर खाना खिलाती थी, क्योंकि कई सालों से गैंग मेंबर्स यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर खाना खा के चले जाते हैं। लेकिन अब इस शॉप की ओनर ने जो इन लोगों से लोन लिया था वो उसे पे नहीं कर पाई। अब पहले तो पार्क उससे पैसा चुकाने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर पार्क को देखकर वो लेडी कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर कितनी बार खाना खा के गए हो और मैंने तुम्हें कई बार पैसे ना होने के बावजूद भी खाना खिलाया है, तुम मेरे साथ इस तरीके से पेश कैसे आ सकते हो? अब ये सुनकर पार्क भी ज़्यादा कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि वो उनके प्रति काफ़ी सिंपैथी फील कर रहा होता है। तब ये देखकर इनकी गैंग का एक नया लड़का उठता है और उस लेडी को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। तब यहाँ पर पार्क इस लड़के को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर ये लड़का पार्क को भी मारता है। और इसके बाद ये सारे लड़के
इस ओल्ड लेडी की दुकान में केरोसिन डालकर इस ओल्ड लेडी को धमकी देता है कि अगर तूने हमारा पैसा नहीं दिया तो हम तेरी पूरी दुकान को आग लगा देंगे। तब ये देखकर वो ओल्ड लेडी भी काफ़ी ज़्यादा रोने लगती हैं और इनसे कहती हैं कि मैं तुम्हारा पूरा लोन चुका दूंगी, प्लीज़ मेरी दुकान को कुछ मत करना। अब दुकान के बाहर आने के बाद इनकी गैंग का एक लड़का पार्क से कहता है कि आखिर तुम हमारे सीनियर कैसे बन गए जब तुम एक दुकान तक खाली नहीं कर पा रहे। आखिर हम तुम्हें सीनियर कैसे बुलाएं, तुम तो एक ओल्ड लेडी को भी हैंडल नहीं कर पाए। अब तुम काफ़ी ढीले हो चुके हो और अब ये काम तुम्हारे लिए नहीं है। और ये कहकर वो यहाँ से जा रहा होता है। लेकिन इन बातों को सुनकर पार्क को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पास में से ही एक पत्थर उठाता है और उस लड़के के सर में फेंक के मारता है। और इसके बाद इन सभी का यहाँ पर झगड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर जब ये बात यॉर्कशीन तक पहुँचती है तो यहाँ पर यॉर्कशीन अपने उन लड़कों को खूब मारता है। लेकिन उन लड़कों के सामने उसने पार्क से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि पार्क उसके साथ तब से है जब उसने गैंग की शुरुआत की थी। और अब सारे लड़कों के जाने के बाद यॉर्कशीन ने अकेले में पार्क से काफ़ी कुछ भला बुरा कहा और उसने गुस्से में आकर पार्क को बुरी तरीके से पीटा भी और उसे गुस्से में 2-3 झापड़ भी लगा दिए। और उसने पार्क से कहा कि अब तेरे अंदर वो बात नहीं है और अब वो इस गैंग में एक बोझ की तरह बन चुका है। लेकिन इसके बाद ये अपने बिजनेस से सीधा एक बार में जाता है और वहाँ पे शराब पीकर इन दोनों ने अपने सारे गिले शिकवे दूर कर दिए। और यहाँ पर बार में यॉर्कशीन पार्क से कह रहा होता है कि देखो, हम दोनों ने गैंग एक ही समय पे ज्वाइन की थी, लेकिन आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन तभी यहाँ पर यॉर्कशीन बार की खिड़की में से देखता है कि इनके अपोजिट गैंग का लड़का इनके बार में आ चुका होता है, जबकि यहाँ पर इनकी गैंग्स की टेरिटरी एकदम फिक्स होती हैं और उस हिसाब से ये दोनों ही गैंग के मेंबर्स एक दूसरे की टेरिटरी में नहीं जा सकते। और उस लड़के को देखकर यॉर्कशीन काफ़ी चिढ़ जाता है और अब नशे में धुत यॉर्कशीन गुस्से में जाकर के उस लड़के से लड़ने लगा और पीछे पीछे पार्क भी पहुंच गया। और यहाँ पर यॉर्कशीन उस लड़के को इतनी बुरी तरीके से मार रहा होता है, वो उसे इतना मारता है कि उसकी जान वहीं पर निकल जाती है। और इसकी अगली सुबह हम पार्क को देखते हैं जो कि बिस्तर में लेटा होता है। उसे रात में जो कुछ भी हुआ उसके बाद उसे नींद नहीं आई और वो उस चीज़ को एक सपने की तरह भुला देना चाहता है। और इसके बाद अगले दिन पार्क का बॉस यॉर्कशीन उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और वो यहाँ पर पार्क से कहता है कि कल रात हमने जिस आदमी को मार दिया था, पुलिस उसके कातिल को ढूंढ रही है और पुलिस का पूरा शक मेरे ऊपर ही है। और यहाँ पर यॉर्कशीन पार्क से एक फेवर मांगता है और वो कहता है कि अगर तुम मेरी जगह पर जेल में चले गए तो मैं इसके बदले तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। और वो पार्क से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारा हमेशा से सपना रहा है, तुम्हें एक बोट खरीदनी थी और तुम्हें अपने गाँव पे जाना था। मैं तुम्हारा सपना पूरा करने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम खुद ही देखो, अगर मैं इस उम्र में जेल चला गया तो ये पूरी गैंग बिखर जाएगी, हमसे सब कुछ छिन जाएगा और मेरा बना बनाया करियर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, जो कि मैं होने नहीं दे सकता। और यहाँ पर यॉर्कशीन पार्क से कहता है कि देखो, तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम मेरे लिए इतना तो कर सकते हो। तब इतनी बड़ी बात को सुनकर पार्क कहता है कि मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। और ये कहकर वो यहाँ से निकल जाता है। और इसके बाद पार्क अपने दोस्त के साथ एक बार में शराब पी रहा होता है। और जब भी पार्क ज़्यादा पी लेता है वो अपने सपनों के बारे में बात करता है, लेकिन हमेशा से ही उसकी एक ही बात सुनकर उसका दोस्त उससे कहता है कि देखो, तुम्हारे अंदर अपना सपना पूरा करने की हिम्मत नहीं है। अब अपने दोस्त की बात से चिढ़कर पार्क भी ताव में आ गया और उसने यॉर्कशीन को फ़ोन कर दिया और उसने फ़ोन पे कहा कि मैं तुम्हारे लिए जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारा जुर्म अपने सर पे लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अभी के अभी अपने अकाउंट में पैसे चाहिए अपनी नाव खरीदने के लिए। अब इसके बाद अगली सुबह जब पार्क का नशा उतरता है तब वो ब्रश करते हुए सोचता है कि उसने जो किया वो ठीक ही है, वैसे भी मेरे आगे पीछे तो कोई भी नहीं है और 10 साल बाद मैं जेल से जब बाहर आऊँगा तो मैं अपनी बोट लूँगा और अपना बुढ़ापा चैन से जीऊँगा। और तभी यहाँ पर पार्क के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और पार्क ने जब देखा तो वहाँ पर पुलिस आई है। और यहाँ पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम्हारी पत्नी अभी अभी चल बसी है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। और इसी के साथ ये कहानी कई साल पीछे चली जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि पार्क की बीवी का नाम फाइलान होता है और वो चाइना से यहाँ पर आई होती है। और उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद वो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया में आ गई, लेकिन यहाँ आकर उसे पता चला कि उसके रिश्तेदार तो पिछले साल ही अमेरिका चले गए हैं, तो अब उसे यहाँ से वापस अपने देश जाना होगा, नहीं तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी। लेकिन अब फाइलान को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या करे। तब उसने पास ही में एक ऑफिसर से कहा कि मैं यहाँ पर काम करना चाहती हूँ और मैंने स्कूल में कोरियन भाषा भी सीखी है। अब थोड़ी देर तक उसकी स्टोरी सुनने के बाद यहाँ पर वो ऑफिसर कहते हैं
कि तुम्हारे पास एक रास्ता है कि अगर तुम यहाँ पर किसी कोरियन से शादी कर लेती हो तो तुम्हें यहाँ की नागरिकता मिल सकती है। और उस समय पर पैसों के लिए पार्क उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया और वो अगले दिन अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर दफ्तर में पहुंच गया। और ये शादी उसके वही दोस्त यून ने करवाई होती है। लेकिन यहाँ पर पार्क अपना काम करके अपने पैसे लेकर जाने लगा। लेकिन तभी यहाँ पर उसका दोस्त उससे कहता है कि 1 मिनट तो रुको, अपनी पत्नी को तो देख कर जाओ। और दरवाजे में मुंह डालकर पार्क और यून ने देखा कि एक सुंदर सी कम उम्र की लड़की वहां पर बैठी हुई है। लेकिन वो अंदर नहीं गया और मजाक मजाक में अपना लाल रुमाल यून के मुंह पे फेंक गया। और वो ये कह के गया कि ये है मेरी तरफ से उसकी शादी का तोहफा। और यहाँ पर अंदर बैठी हुई फाइलान उस एनवलप से पार्क का फोटो देखती है। और इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ गई और पार्क ने यहाँ पर योक्शिन को अपनी पूरी बात बताई कि मुझे दूसरे शहर जा करके अब वो पेपर वर्क कंप्लीट करने पड़ेंगे। तब यहाँ पर योक्शिन उससे कहता है कि तुम्हें बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन वादा मत भूलना कि तुम वापस आके अपने आप को मेरी जगह सरेंडर कर दोगे। और यहाँ पर योक्शिन पार्क को उस शहर में जाने के लिए कुछ पैसे भी दे देता है। और इसके बाद पार्क और उसका दोस्त यून दोनों ही ट्रेन से फाइलान के शहर के लिए निकल गए। लेकिन पार्क को फाइलान के नाम के अलावा उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तब यहाँ पर यून फाइलान की फोटो दिखाकर पार्क को समझाता है कि ये रही इसकी फोटो। और वो फाइलान के बारे में कुछ बातें पार्क को बताता है ताकि पार्क पुलिस को उसके बारे में बता सके और पुलिस को भी पार्क के ऊपर शक ना हो। और कुछ देर तक पार्क फाइलान की फोटो को देखता रहा और पता नहीं क्यों वो उस फोटो को देखकर उससे कुछ अजीब सा लगाव महसूस कर रहा होता है, क्योंकि एक तरीके से वो हमेशा ही अकेला ही रहा है और उसे कभी उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कोई रिश्ता उसके साथ हमेशा से चल रहा था। और पहली बार अपनी जिंदगी में किसी के साथ अपना रिश्ता देखना उसके लिए एक अजीब सा एहसास होता है। और इसी के साथ साथ हमें फाइलान की कहानी भी दिखाई जाती है, जहाँ पर उस एजेंसी वालों ने फाइलान की शादी करवाकर कोरिया की नागरिकता दिलवा दी। लेकिन फाइलान को नागरिकता दिलवाने के बाद वो यहाँ पर फाइलान से धंधा करवाने के लिए वो फाइलान को बेचने की तैयारी करने लगे। और यहाँ पर फाइलान को भी एक ट्रेन से शहर लेकर आया गया और यहाँ पर फाइलान को एक बड़े व्यापारी को आज बेच दिया जाएगा। लेकिन फाइलान को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और ये सारी सिचुएशन को समझकर फाइलान यहाँ पर बाथरूम में आ जाती है और वो काफ़ी ज़ोरों से रोने लगती है। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से हंसते हुए बाहर आती है और यहाँ पर खांसते वक्त उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। अब यहाँ पर फाइलान को बीमार समझकर वो आदमी यहाँ से भाग गया। और अब यहाँ पर जिस लड़के के साथ फाइलान आई होती है वो लड़का यहाँ पर अपने बॉस को फ़ोन लगाकर कहता है कि बॉस, हमें जो लड़की मिली है वो तो बीमार निकली और लगता है हमारे सारे पैसे डूब गए। अब आखिर इस लड़की का क्या करना है। और यहाँ पर हम देखते हैं जब बाथरूम में फाइलान रो रही होती है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या करे। तब यहाँ पर फाइलान ने अपने दांतों से अपनी जीभ काट ली होती है और फिर अपने सारे दर्द को समेटकर उसने अपने मुंह से उस व्यापारी के आगे खून निकाला ताकि कि ये लगे कि वो काफ़ी बीमार है। और इसके बाद यहाँ पर इस लड़के ने फाइलान को एक धोबी घाट पे एक छोटे मोटे काम पे लगवा कर उससे अपना पीछा छुड़वा लिया। और यहाँ पर इस दुकान की मालकिन ने फाइलान को अपने पास रख तो लिया, लेकिन इन दोनों को ही एक दूसरे की भाषा नहीं आती। और दरअसल यहाँ पर फाइलान ने काम की तलाश में ये झूठ बोला था कि उसे कोरियन लैंग्वेज आती है। और यहाँ पर दुकान की मालकिन को ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये दुबली पतली लड़की कुछ काम कर पाएगी। लेकिन अगली सुबह यहाँ पर फाइलान ने ढेर सारे कपड़े धो दिए होते हैं और साथ में उसने दुकान की भी पूरी सफाई कर दी होती है। और ये देखकर यहाँ पर दुकान की मालकिन भी ये देखकर दंग रह जाती हैं कि इतनी छोटी लड़की ने इतना ज़्यादा काम कैसे कर दिया। और धीरे धीरे ये दोनों भी घुलने मिलने लगे। और यहाँ पर ये दुकान की ओनर फाइलान को टूटे फूटे शब्दों में थोड़ी थोड़ी कोरियन लैंग्वेज सिखाती हैं। और अब यहाँ पर फाइलान भी टूटी फूटी कोरियन लैंग्वेज बोलने लगती है और उन्हीं टूटे फूटे शब्दों के साथ वो पेपर डिलीवरी करती है। और इसके बाद यहाँ से कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है और यहाँ पर पार्क एक गहरी सोच में डूबा होता है और उसे खुद भी नहीं पता कि इस सिचुएशन में उसे आखिर क्या करना चाहिए, उसे कैसा फील होना चाहिए। और तभी यहाँ पर यून ने उसे फाइलान का एक लेटर दिया जो कि पुलिस ऑफिसर्स को फाइलान के सामान में मिला है। और ये लेटर कोरियन लैंग्वेज में लिखा होता है, मतलब कि फाइलान ने इस चिट्ठी को तब लिखा होगा जब वो कोरियन लैंग्वेज पूरी तरीके से सीख गई होगी। और यहाँ पर ये लेटर पार्क के लिए ही होता है और इसमें यहाँ पर फाइलान ने लिखा होता है कि डियर मिस्टर, आप कैसे हो। मैं पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझसे शादी की और सिर्फ आप ही की वजह से आज मैं यहाँ पर रहकर काम कर पा रही हूँ
और यहाँ पर मेरे लिए सभी लोग काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन मेरे लिए आप ही सबसे अच्छे हो। और मुझे अपनी वाइफ बनाने के लिए और मुझसे शादी करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी फाइलान। अब इस लेटर को पढ़ के पार्क यहाँ पर मनी मन में काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराता है, क्योंकि ये एक तरीके से उसके लिए एक लव लेटर की तरह ही होता है और उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि ये उसके लिए एक लव लेटर है। लेकिन कुछ ही देर में उसे वापस से होश आता है और वो वापस से उदास हो जाता है, क्योंकि अब फाइलान नहीं रही और ये सारा एहसास बस एक तरफा ही रह गया। और इसके बाद पार्क और यून ने ट्रेन से उतरकर एक टैक्सी ली और इसके बाद हम पार्क को उसके रूम में देखते हैं, जो कि नशे की हालत में उस लेटर को देख के कह रहा होता है कि हम दोनों ही कितने ज़्यादा बेवकूफ़ लोग हैं, क्योंकि एक तरफ तुम हो जो मेरे जैसे नकारा आदमी को अपना भगवान मानती हो, जो कि ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाया और अब वो अपने दोस्त के लिए जेल जाने वाला है। और कैसी अजीब सी जोड़ी है हमारी। और इतना कहकर वो वहाँ पर सो गया। और इसके बाद हमें यहाँ पर फाइलान की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर एक दिन फाइलान के पास वो माइग्रेशन ऑफिस का एक वर्कर आता है ये चेक करने के लिए क्या वाकई में फाइलान की शादी हुई भी है और कहीं वो गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर तो नहीं रह रही। और अब ऑफिसर के चले जाने के बाद फाइलान अपने कमरे में एक कोने में जाकर बैठ जाती है। और यहाँ पर फाइलान की जिंदगी में, इस पूरी दुनिया में उसके परिवार का कोई सगा बंदा है तो इस समय वो पार्क ही होता है। और वो यही सोच रही होती है कि आखिर पार्क कहाँ पर होगा, कैसा होगा। और तब यहाँ पर फाइलान उसे एक लेटर लिखने का सोचती है और अपनी टूटी फूटी कोरियन लैंग्वेज में वो उस लेटर को लिखती है और वही चिट्ठी जो अभी पार्क ने पढ़ी होती है। और अगले दिन फाइलान से यून मिला, क्योंकि उसी ने फाइलान की शादी पार्क से करवाई होती है। और यहाँ पर फाइलान ने यून से पूछा कि पार्क कैसे हैं, क्या वो मुझे याद करते हैं। तब यहाँ पर यून भी बोलने लगा कि हाँ, वो तुम्हें अक्सर याद करता है और वो तुमसे मिलना भी चाहता है। और ये सब सुनकर भोली भाली फाइलान उसका कहा सब कुछ सच मान बैठी। और एक दिन अपने कपड़े रखते वक्त पार्क का दिया हुआ वही लाल रुमाल मिला, लेकिन अब तक फाइलान उस लेटर को भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही होती। लेकिन यहाँ पर आज उस लाल कपड़े को देखकर वो आज आधी रात को ही अपनी साइकिल उठाकर उस लेटर को पोस्ट करने के लिए डाल देती है। लेकिन फिर अगले ही पल वो कुछ सोचकर उस लेटर को वापस निकाल देती है। और इसके बाद अगले दिन फाइलान एक ग्रोसरी शॉप पर जाकर 2 टूथब्रश खरीदती है, एक अपने लिए और एक पार्क के लिए, क्योंकि फाइलान मनी मन पार्क को अपना पति मान चुकी है और वो मनी मन पार्क के साथ रहने के सपने देख चुकी है। लेकिन उसका ये सपना ज़्यादा देर तक नहीं टिकता, क्योंकि एक दिन काम करते वक्त फाइलान के मुंह से अचानक से खून निकलता है। लेकिन अब इस खून को देखकर उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि अब वो मदद के लिए किसके पास जाए। और अपनी बीमारी के बारे में सोचते हुए उसे रात भर नींद तक नहीं आई। और यहाँ पर हम देखते हैं पार्क को, जो कि लोकल पुलिस स्टेशन में पहुंच गया होता है। और अब तक फाइलान को मरे हुए 2 दिन हो चुके होते हैं। और यहाँ पर पुलिस स्टेशन में पार्क के पति होने के कारण उससे पूछताछ होने लगती है। और यहाँ पर पार्क कहता है कि हम इतने समय से एक दूसरे से दूर रह रहे थे और मुझे सच में मालूम ही नहीं था कि वो इतनी ज़्यादा बीमार थी, नहीं तो मैं उसकी ये हालत होने ही नहीं देता। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले ने उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहा कि आखिर कैसे पति हो तुमने इतने सालों में अपने पत्नी से कभी बात तक नहीं की। और यहाँ पर पुलिस वाले ने उसे चिल्लाकर यहाँ से बाहर निकाल दिया और वहीं पर उन दोनों में बहस शुरू हो गई। तब यहाँ पर यून उसे खींचकर बाहर ले गया। और यहाँ पर बस में यून पार्क से कहता है ये पागलों की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो, जैसा कि तुम उसके असली पति हो। और यून यहाँ पर कहता है कि इस तरीके से बर्ताव मत करो कि जैसे वो तुम्हारी असली पत्नी थी। तब पार्क कहता है हाँ वो थी। तो अब इसके बाद यून पार्क से कहता है कि देखो बॉस यॉक्शिन तुमसे बात करना चाहते हैं, उनसे जल्दी बात कर लेना। और यहाँ पर फाइलान अपनी बीमारी के बारे में सोचकर मदद मांगने के लिए उस एजेंसी वाले के पास गई, लेकिन वहाँ पर भी उस एजेंसी वाले ने उसे गालियाँ देकर भगा दिया, क्योंकि फाइलान ने उसका पहले ही काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर दिया था। और इस कठिन परिस्थिति में कोई सहारा ना पाकर तो तब यहाँ पर फाइलान एक लंबा सफर तय करके पार्क के काम करने वाली जगह पर पहुंची। और वो कांच के अंदर पार्क को बैठा हुआ देखकर काफी खुश हो रही होती है। और तभी यहाँ पर फाइलान अंदर जाने के लिए दरवाजा खोलती है, लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस पहुंचती है और वो पार्क को जबरदस्ती पकड़कर ले जाती है। और दोनों ने एक दूसरे को एक झलक देखा तो था, लेकिन पार्क फाइलान को नहीं पहचानता। और यहाँ पर पुलिस पार्क को पकड़ करके ले गई और वहीं पर रास्ते पे खड़ी हुई फाइलान ये सब देखती रही। और इसके बाद अपने इलाज के लिए पैसे ना मिलने की वजह से फाइलान की डेथ हो गई। और इसके बाद हम यहाँ पर प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पर पार्क फाइलान के शव के सामने खड़ा होता है,
लेकिन अब तो फाइलान जा चुकी है। और इसके बाद हम देखते हैं कि पार्क फाइलान के हार लगी हुई तस्वीर के सामने खड़ा होता है और वो देखता है कि फाइलान के अंतिम संस्कार में कोई भी नहीं आया होता। अब वहाँ पर पार्क ही वहाँ पे कैंडल जलाता है और इसी से फाइलान के अकेलेपन का पता चलता है। और आज यहाँ पर पार्क फाइलान को जानता है, लेकिन अब फाइलान जा चुकी है और अब अपने गम को भूलने के लिए पार्क ने शाम को काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली और वो नशे में अपने आप से कहने लगता है कि अब आखिर मैं अपनी ज़िंदगी का क्या करूँगा। वो पहला इंसान तो जा चुका जिसने मेरे अंदर इतनी अच्छाई देखी, जिसने मेरे अंदर भगवान को देखा और मेरे अंदर भी एक उम्मीद जगाई कि मैं भी किसी लायक हूँ। लेकिन अब वो मुझे छोड़ के जा चुकी है और अब मैं उसे वापस नहीं ला सकता और मैं ज़िंदगी में हमेशा की तरह फिर से अकेला हो गया। और इसके बाद पार्क फाइलान के शव को जलाने के बाद उसकी अस्थियां लेकर जाने लगा। और अब तक यहाँ पर यून भी समझ गया होता है कि पार्क सच में फायान के जाने से काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। और तभी यहाँ पर इनके बॉस योनसिक का इनके पास फ़ोन आया और योनसिक ने यहाँ पर पार्क को जल्दी से काम ख़त्म करके बुलाया और यहाँ पर फाइलान की अस्थियां लेकर पार्क मिसेस हान के पास आया, जिनके यहाँ पर फाइलान रहा करती थी। और यहाँ पर मिस हान ने पार्क को देखकर उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा किया कि तुम अब आ रहे हो, वो हमेशा ही तुम्हें याद करती थी। आखिर अब तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? जब उसे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तो तुम उसके साथ नहीं थे। और यहाँ पर मिसेस हान पार्क को फाइलान का कमरा दिखाती है और यहाँ पर पार्क उसके कमरे में बैठता है। फाइलान का कुछ खास सामान तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर पार्क को फाइलान की प्रेजेंस महसूस होती है। और यहाँ पर उसके सामान में उसका मैरिज सर्टिफिकेट और वो लाल रुमाल रखा होता है जो कि पार्क ने उसे दिया था। और अब पार्क के जाते वक्त मिसेस हान ने फाइलान की आखिरी चिट्ठी पार्क के हवाले कर दी और फाइलान ने कहा होता है कि मेरे जाने के बाद अगर पार्क उससे मिलने के लिए कभी आए तो उसे ये लेटर दे देना। अब यहाँ पर समुद्र के किनारे पार्क बैठता है और उस लेटर को पढ़ता है और यहाँ पर उस चिट्ठी में लिखा होता है कि अगर आप इस लेटर को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रही और मैं आपसे काफ़ी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ज़िंदगी ने कभी कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। और मुझे बस आपसे इतना कहना था कि मैं आपका इंतज़ार करते करते आपसे प्यार करने लगी हूँ और आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। बस एक बार काश मैं आपसे मिल पाती, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप काफ़ी अच्छे इंसान हैं। और आज यहाँ पर जब मैं जा रही हूँ तो बस आपसे इतनी गुजारिश रहेगी कि आप मुझे बस अपनी पत्नी मानकर मुझे विदा कर देना और इसके लिए मैं आपकी काफ़ी शुक्रगुजार रहूँगी, आपकी फाइलान। और यहाँ पर उस लेटर को पढ़कर पार्क यहाँ पर काफ़ी ज़ोरों से फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि बस 2 दिनों की देरी हो गई, क्योंकि काश वो मिल पाते। लेकिन अब इसके बाद जब यहाँ पर पार्क अगले दिन अपने शहर पहुँचा तब यहाँ पर योक्शीन का उसे बुलावा आया और यहाँ पर उसका बॉस योक्शीन पार्क से कह रहा होता है कि ये लो तुम्हारी बोट की चाबी और मैंने तुम्हारे पैसे तुम्हारे खाते में डलवा दिए हैं, अब जल्दी से अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन तभी यहाँ पर पार्क योक्शीन से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं जेल नहीं जाना चाहता, मैं अपने गाँव लौट कर अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। और तब तो यहाँ पर योक्शीन पार्क से कुछ नहीं कहता। और इसके बाद यहाँ पर पार्क अपने दोस्त के घर आ जाता है और वो अपने कपड़े चेंज करने लगता है और वो अपने दोस्त से कहता है कि देखो अब मैं जाने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर पार्क का दोस्त कहता है बस 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आना चाहता हूँ। और अब जाते वक्त यहाँ पर पार्क अपने दोस्त यून के लिए कुछ पैसे रखने लगता है और तभी यहाँ पर उसकी नज़र एक वीडियो कैसेट पे जाती है जिसके ऊपर फाइलान लिखा होता है। और यहाँ पर पार्क का जो दोस्त होता है उसने फाइलान की एक वीडियो बनाई होती है जिसमें उसने कहा होता है कि तुम बीच पे आओ, हम तुम्हारी एक वीडियो बनाएंगे। और उस वीडियो में यून फाइलान से कहता है कि तुम पार्क को मिस करती हो तो उसके लिए गाना गाओ। और इस वीडियो में हमें फाइलान गाना गाते हुए दिखती है और फाइलान को गाना गाते हुए देखकर यहाँ पर पार्क काफी ज्यादा रोने लग जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर पीछे से योक्शीन का एक आदमी यहाँ पर आ जाता है और एक तार से वो पार्क का गला दबाने लगता है और यहाँ पर वो पार्क को गला दबाकर मार देता है। और पार्क अपने आखिरी के पलों में फाइलान के उस गाने को ही सुन रहा होता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।